नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आर्या बताइए के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको बताया थे कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार मूल क्यों होते हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक है बी। आप देखोगे कि 1991 के अंदर हमने उदारीकरण को अपनाया, हमने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी का मतलब क्या था, देखो सबसे पहले एलपीजी का अगर मैं आपको अर्थ समझाना चाहूँ तो एक चीज सुनो। देखो जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। हमारे पास क्या था, कोटा परमिट बिल्कुल नहीं था, हमारे पास लाइसेंस नहीं थे, हमारे यहाँ की कंपनियां बाहर से निवेश नहीं कर सकती थी और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्जिम पॉलिसी हमारी बंद थी। लेकिन हम 1991 के अंदर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के जरिए सबसे पहले अपने यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए, जिनको हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, उदारीकरण के दौर के अंदर हम जैसे गए, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या राज्य की किसी भी कार्यशीलता को प्रभावित नहीं करेगा। देखो उदारीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है कि बाजार के ऊपर की मार्केट के जो भी मार्केट है ना वो अब खुली छोड़ दी गई, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में राज्य से ज्यादा किसका हस्तक्षेप हुआ, बाजार का हुआ। अब बाजार के ऊपर हमने किसको छोड़ दिया, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित जितनी भी क्वेरी थी, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जितनी भी चीज थी ये हमने किस पर छोड़ दी, निजी कंपनियों पर छोड़ दी। अब क्या हुआ, राज्य का दायरा ही तो संकुचित हो गया ना, और हमें मूल अधिकार किसके विरुद्ध मिलते हैं, राज्य के। तो क्या एक्चुअली में राज्य का हनन नहीं हुआ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम 1991 के अंदर क्या लेकर आए, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए। एलपीजी का क्या मतलब है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो हमको पता है 1947 के अंदर हम आजाद हुए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, बिल्कुल ही थोड़ी थी, यानी कि हमारी जीडीपी क्या थी, बिल्कुल ही नगण्य थी। हमारी जनता क्या थी, गरीब थी, और हमको इस गरीबी से निकालने के लिए, यहाँ के लोगों तक मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाने के लिए क्या हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए भी जिसके कारण यहाँ के वंचित वर्ग उनको मुख्य धारा में शामिल कर सबका मानसिक और शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास किया जा सके। तो अब उन सभी का विकास करना, तो ऐसे में देखो हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1947 के बाद हमने PL 400 के तहत अमेरिका से अनाज मंगाया, फिर यहाँ पर नेहरू मोलुंबिस मॉडल के जरिए हमने यूजीसी जितने भी एम्स वगैरह या जितनी भी हमारे यहाँ पर DRDO या फिर जितने भी एम्स हो, जितने भी ये जो यूनिवर्सिटी होगी या फिर इसरो वगैरह, इन सब की हमने स्थापना की। किसके लिए, ताकि हम बड़े उद्योगों के जरिए इन सब के अंदर क्या कर सके, नीचे नीचे तक हम पहुंचा सके, किसको, आर्थिक समृद्धि कर सके। हम किसको पहुंचा सके, हम पहुंचा सके जो हमारे यहाँ पर मानसिक और जैविक जरूरत एक बंदे की है उसको हम वहां तक पहुंचा सके। इसके लिए हमने नेहरू मोलुंबिस मॉडल अपनाया। ठीक, जनजातियों के विकास के लिए नेहरू पंचशील समझौता। ठीक, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। अब 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी तो वहां तक अपना जो भारतीय संविधान है वो समाजवाद को फॉलो करता था। जैसे ही जनता सरकार आई तो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब समाज को खोलने के लिए, मतलब सभी मतलब वर्गों को शामिल करने के लिए पूरी राजनीतिक घुसपैठ हुई। उसके बाद में जैसे ही हमारे देश के अंदर 1990 का दौर आया तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था जो पीछे से 1971 के वार से, 65 के वार से और 62 के वार से, या फिर इसके अलावा हमारे मतलब विदेशों के साथ अच्छे संबंध न होने से, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद थी। हमने 1991 में IMF के दबाव के कारण क्या किया, अपने बाजार को खोल दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, हम सिर्फ खुली अर्थव्यवस्था में एंट्री कर गए, खुली अर्थव्यवस्था में एंट्री कर गए दोस्तों। ओपन इकोनॉमी कहां से, बंद अर्थव्यवस्था से। अब बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में एंट्री करने का मतलब क्या, देखो हमारे यहां पर सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या था, नहीं था। इसका मतलब क्या है,
भारत के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनी होगी जो व्यापार करती है वह भारत के लोगों को ही अपना प्रोडक्ट बेच सकती थी, अब वो विदेश के अंदर, तो इसका मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो गिरती जाएगी। हम मतलब क्या था, हमने गांधी के स्वदेश स्वराज यानी कि स्वदेशीकरण के ऊपर जोर दिया, हमने किस पर अपनाया, स्वरोजगार को अपनाया। लेकिन क्या यही एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्जिम पॉलिसी। अब ये एक्जिम पॉलिसी हमारे लिए क्या हुई, खतरनाक साबित हुई। तो ऐसे में हमने क्या किया, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म ले आए। किसके कहने के ऊपर, हम वैसे तो IMF के दबाव के अंदर लाए, किसके, आईएमएफ के बारे में तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक और एक IMF। अब ये क्या काम करती है, पूरी दुनिया के अंदर जहां पर क्राइसिस उत्पन्न हुआ है या फिर ऐसे देश जो मतलब जहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है या फिर ऐसे देश जहां के ऊपर कोई महामारी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा या वो ऐसा देश कि जहां पर अब क्या हो गया कि भूखमरी से लोग पीड़ित है, बेरोजगारी से ज्यादा पीड़ित है, तो वहां पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बिठाते हुए IMF और वर्ल्ड बैंक क्या देते हैं, लोन देकर उस देश की अर्थव्यवस्था को बचाते हैं। इसी की तरह जब हमने IMF से लोन मांगा तो IMF ने शर्त रख दी कि आपको LPG अपनाना हो, यानी कि आपको अपने बाजार को खोलना होगा। अब बाजार को हमने खोल दिया, LPG के तहत हमने क्या कर दिया, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और क्या कर दिया हमने, वैश्वीकरण, यानी कि हमने अपने पूरे बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, देखो अपना टॉपिक क्या था, फंडामेंटल राइट, लेकिन हमको तो यूपीएससी के अंदर क्या करना पड़ेगा, जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। अब हम इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो ऐसा क्या, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये एप्लीकेशन है किसकी, फंडामेंटल राइट की। आप कितना भी रट लीजिए, समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16 कुछ भी रट लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, 14 साल तक निःशुल्क सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी अपना फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के अंदर राइट है, वो कहीं से यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे मेंस के अंदर, वो मेंस के अंदर पूछेगी ऐसे, जैसे कि उदारीकरण के दौर के अंदर फंडामेंटल राइट्स की क्या प्रासंगिकता है, क्या फंडामेंटल राइट का दायरा सीमित होता जा रहा है। मैं आपके लिए एक स्पेशल इशू के टाइम में इसको लेकर आया हूं, मैं फंडामेंटल राइट बाद में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एलपीजी का एक्चुअली में हमने जो उदारीकरण अपनाया, जैसे आज विनिवेश सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है भारतीय समाज के नागरिकों के लिए, ऐसा क्यों है, अमेरिका भी तो पूंजीवादी देश है, हम सोचते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने रेल बेच दी, वैसे कर दिया, विनिवेश कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, लेकिन क्या इसका कुछ ना कुछ तो पक्ष में तर्क होंगे, इसके कुछ ना कुछ विपक्ष में तर्क होंगे। लेकिन यहां से एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, क्या भारतीय संविधान अपनाया गया उस समय हमारा समाज आधुनिक था, हमने संविधान तो आधुनिक अपना लिया, लेकिन क्या भारतीयों की सोच आधुनिक थी, हमारा समाज तो सामंतवादी था। इसीलिए तो मैंने आपको पहले क्लास में कहा था कि अनेक से आलोचकवादी क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों की एक नकल है, उसकी एक क्या है, कॉपी है, ठीक है। तो अब भी इसमें उदारीकरण से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, देखो मैं आपको बताऊं, देखो 1991 के अंदर हम क्या लेकर आए, एलपीजी लेकर आए, एलपीजी लेकर आए तो राज्य के कार्य का दायरा, राज्य के कार्य का दायरा क्या हो गया, सीमित हो गया। सीमित कैसे हो गया, अब इसका भी तो कोई कारण होगा सीमित होने का। अब देखो एक राज्य एक क्या प्रोवाइड करवाता है दोस्तों, एक राज्य का मूलभूत कार्य क्या है, जैसे कि भारतीय राज्य का मूलभूत कार्य क्या है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो देखो हमने आर्टिकल 37 के तहत भारतीय संविधान को किसका दर्जा दिया है, कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया है। अब एक्चुअली में कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, कल्याणकारी राज्य का मतलब सिंपल सा है, आप राज्य की गोद में पैदा होंगे और राज्य की गोद में मरेंगे। जैसे कि हमने जन्म लिया कहां पे, मान लो सिविल हॉस्पिटल में लिया, अगर अब सिविल हॉस्पिटल में लिया तो आप किसकी गोद में पैदा हुए, राज्य की गोद में, और अब आप मरे तो उसके लिए अलग से, जैसे कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा मृतकों के लिए अलग से फ्यूनरल सिस्टम दिए गए इनको। एक्चुअली हम कहां पर पैदा हुए, राज्य की गोद में, एक्चुअली में राज्य की गोद में ही मरेंगे तो हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी। अब राज्य एक काम और भी करता है, क्या रेगुलेटिंग का काम नहीं करता। अब आप बात करोगे पुलिस और सेना हो, या फिर पुलिस या रो आईबी आप कुछ भी ले सकते हो, क्या पुलिस, देखो राज्य एक तरफ दो भूमिका निभा रहा है, राज्य क्या भूमिका निभा रहा है, एक तरफ तो निभा रहा है कल्याणकारी भूमिका, यानी कि एज ए फादर, फादर का मतलब जिए
राज्य की गोद में, और मरे भी राज्य की गोद में। और दूसरी तरफ राज्य किसकी भूमिका निभा रहा है? मॉनिटरिंग की, रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए, मॉनिटरिंग, विनियामक, रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में, यानी अथॉरिटेरियन स्टेट अथॉरिटी, यानी कि एक तरफ विनियामक की भूमिका निभा रहा है और एक तरफ किसकी निभा रहा है? अब देखो रेगुलेटिंग की कैसी बात है, जैसे पुलिस की मैं बात करूं, पुलिस या फिर पुलिस, आपको इस बात का तो पता होगा कि ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर हमारा भारत एक पुलिस राज्य था और भारतीय संविधान के जरिए इसको क्या बनाया गया? कल्याणकारी राज्य बनाया गया। अब इसको कल्याणकारी राज्य, अब देखो आप पुलिस से जाकर कहोगे, जैसे कि आप जैसे रेलवे के अंदर सफर कर रहे हो, चलो पुलिस आपको वहां पर टक्कर दी, ठीक, आपके पास भोजन नहीं, आप पुलिस से जाकर कहोगे मुझे भोजन दीजिए, दे डंडा है डंडा, भाई वो काम थोड़ी है उसका, वो उसका काम क्या है? अगर आपके साथ वहां पर कोई झगड़ा कर देते हैं या मारकूट कर देते हैं तो वहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी एज ए अथॉरिटेरियन के रूप में कौन वहां पर प्रभावशाली हुआ? पुलिस। लेकिन यहाँ पे राज्य किसकी भूमिका निभा रहा है? What is the vision of our constitution? What is the vision of our parliament members, which is held on दिसंबर 1940। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 37 के जरिए हमने कल्याणकारी राज्य, अब कल्याणकारी राज्य का मूल काम क्या है? स्वास्थ्य व शिक्षा या मानसिक विकास के लिए अन्य जरूरतें, अन्य जरूरतें जैसे मनोरंजन, मनोरंजन के लिए पार्क वगैरह, खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह, इन सब का काम राज्य के हाथ में होगा। लेकिन जब हमने 1991 के अंदर एलपीजी अपनाए, तो एलपीजी अपनाए तो क्या ये सभी कार्य किसके दायरे में चले गए? प्राइवेट अथॉरिटी के दायरे में चले गए या नहीं चले गए? अब ये प्राइवेट अथॉरिटी के दायरे के अंदर चले गए तो क्या यहां पर आरक्षण चलेगा? रिजर्वेशन मान्य हो यहाँ पे? और आरक्षण किसका काम करता है? सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है दोस्तों? व्हाट इज द सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया था कि दो चीज अगर इक्वल नहीं है, एक ऊंची है और एक नीची है, तो क्या इन दोनों को हम इक्वल प्रोटेक्शन देकर इनको समान कर सकते हैं? क्या इन दोनों के साथ समान व्यवहार कर इन दोनों को समान पहुंचाया जा सकता है? जैसे अंबानी और एक आपको, मैं अंबानी को भी 1 करोड़ रुपए दूं और आपको भी 1 करोड़ रुपए दूं और दोनों को 1 करोड़ रुपए दूं, तो इनमें से ज्यादा विकास किसका होगा? अंबानी का होगा। लेकिन अगर अंबानी को मैं 10 रुपए दूं और आपको 1 करोड़ रुपए दूं, बराबरी तो आप फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो तो है भी, आप क्या कर सकते हो? मतलब कुछ ना कुछ हद तक तो वो ही तो सिद्धांत आरक्षण का है। अब आरक्षण सामाजिक न्याय दिलवा रहा है क्या? सामाजिक न्याय का सिंपल सा मतलब है समाज के अंदर सभी का न्याय हो, सभी को विकास करने का अवसर प्राप्त हो। अब सभी को अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्या वो प्राइवेट अथॉरिटी में मान्य होगा? अगर वो प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर मान्य नहीं होगा तो आरक्षण क्या है? आरक्षण एक्चुअली में हमारे लिए फंडामेंटल राइट है या नहीं? आर्टिकल 16 के तहत तो क्या इसके मूल अधिकार का दायरा मतलब कम हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? यही था, मूल अधिकार का दायरा सीमित होता जा रहा है। देखो अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? जैसे मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान 1950 के तहत हमने आर्टिकल 37 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत हमने भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में दर्जा दिया है। ऐसे में दर्जा देने के कारण भारत के अंदर 1991 के अंदर अपनाए गए उदारवादी व्यवस्था के कारण राज्य के अंदर बाजार का महत्व बढ़ गया। अब बाजार का महत्व बढ़ने के कारण स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सुविधाएं जो राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए, उन सब के अंदर हस्तक्षेप किसका हो गया? प्राइवेट कंपनी का हो गया। प्राइवेट कंपनी के अंदर आरक्षण संभव नहीं है, तो क्या ऐसे में फंडामेंटल राइट का दायरा संकुचित नहीं होता जा रहा? तो ऐसे में आरक्षण को लागू करना उदारीकरण के दौर के अंदर एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। देखो
आशा करता हूँ कि आप सभी को उदारीकरण का ये चीज समझ में आई होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। हमारा अब जो टाइप होगा वो क्या होगा, अब जो हमारा टाइप होगा वो होगा फंडामेंटल राइट के प्रकार या फिर टोटल अधिकार कितने हैं। तो जैसे भारतीय संविधान में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने फंडामेंटल राइट थे, 7। संपत्ति के अधिकार को 31 बी और सी और 19(5) यानी कि 19(5) ना बल्कि 19(1) का पार्ट 6 को हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, 6। अब जो 6 फंडामेंटल राइट है उनके अंदर पहला फंडामेंटल राइट है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी। व्हाट इज द राइट ऑफ इक्वालिटी? समानता के अधिकार से आप क्या समझते हो? भारतीय भूभाग में रहने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर तक भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। अब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो वही बात यहाँ पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू हो जाएगा। दोस्तों क्या सभी के साथ समान व्यवहार करना एक प्रगतिवादी सोच को दिखाता है? क्या वो उसकी सकारात्मक सोच को दिखाता है? तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर समानता का अधिकार एक्चुअली में क्या है, नकारात्मक है। क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति रखता है, नकारात्मक प्रवृत्ति रखता है। अब एक्चुअली में हमारे यहाँ पर समानता के अधिकार क्यों लाया गया, कारण क्या है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत एक विविधता युक्त सहप्रभुता वाला क्षेत्र है। ठीक, यहाँ के ऊपर विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न नस्लों, यहाँ तक कि विभिन्न प्रजातियों जैसे ऑस्ट्रेलोइड से लेकर मोंगलोइड प्रजाति तक यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जनजातियां भी मिलती है, यहाँ पर अनुसूचित जातियां भी मिलती है। तो क्या सभी का संरक्षण समान रूप से नहीं होना चाहिए दोस्तों? अब सभी का संरक्षण समान रूप से होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, स्वतंत्रता और समानता की, और फिर न्याय की जरूरत पड़ेगी। अब अगर स्वतंत्रता और समानता की जरूरत पड़ेगी तो क्या इसके लिए हमारे संविधान के अंदर समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए? वाओ, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो है हमारे दोस्तों ब्यूटी संविधान की। एक को भी नहीं दबने दूंगा, एक को भी। देखो हमारी सोच देखो, उन सबको पता था भाई भारतीय सरकार के अंदर ऐसे ऐसे नेता आएंगे तो सबको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ना, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि हमारा संविधान राज्य को क्या बनाता है, शक्तिमान। और भारतीय सरकार विभिन्न प्रकार की, जैसे कि मतलब अलग अलग, वैसे मैं राजनीति में नहीं जा रहा, लेकिन भारतीय सरकार किस रूप में कार्य करती है, करप्शन है तो किलरिश। ठीक है दोस्तों, अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 18 तक। तो अब मैं शुरुआत करूंगा आर्टिकल 14। देखो हमें ब्रीफली करना पड़ेगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक गोल्डन थ्रेड है। ये तीनों ही सभी अधिकारों का संतुलन बनाए रखे हुए हैं। इनके ऊपर ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, इनके ऊपर ही हमारी अल्पसंख्यक संस्कृति के संरक्षण का अधिकार निहित है, इनके ऊपर ही हमारी शिक्षा और जो भी कल्चरल रिलेटेड राइट्स है वो सभी इस पर निहित है। तो अब हमारा इस संविधान का आर्टिकल नंबर 14 क्या बात करता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 14 हमारे क्या बात करता है? देखो आर्टिकल 14 के अंदर 2 चीज लिखी हुई है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता या समानता, और विधि के समान संरक्षण और विधि के समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? देखो पहली लाइन
यहां से लेकर यहां तक, ये ब्रिटिश मूल की है। ये कहां से ली गई है? ब्रिटिश मूल की। वहां पे सिर्फ क्या क्या कहा गया है ब्रिटिश मूल में? हम सभी को पता है कि ब्रिटिश मूल के अंदर जो संविधान है, जो देखो ब्रिटिशर एक्चुअली में क्या है, यूके क्या है, यूके का राजघराना है, जहां के ऊपर सबसे पहले बात करूं वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, 4 राजघराने हैं। उत्तरी आयरलैंड जिसके साथ इशू चलता रहता है, जिस जहां पर उत्तरी सागर है, ऐसे में इशू। अब देखो वहां के राजघराने की सोच ऐसी है कि हम सभी को समान अधिकार दे दें, बस हम सभी को क्या कर दें, समानता का अधिकार दे दें। लेकिन जरूरी नहीं कि समाज के अंदर आर्थिक विषमता हो, यानी कि सभी लोगों को समान ट्रीट किया है। किसने? ब्रिटिश मूल ने। लेकिन दूसरी बात, जैसे आप पढ़ोगे विधि के समान संरक्षण, यानी जो विधि बनी है उसके समान संरक्षण, यानी कि अगर कोई भी लोग जिसके अंदर विषमता है, यानी एक ऊंचा है और एक नीचा है, तो क्या वो विधि के समान है? नहीं। तो क्या इन्हें विधि के समान संरक्षण नहीं देना चाहिए? तो एन इसमें ये दोनों इक्वालिटी। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? यानी विधि के समान संरक्षण, इसका क्या मतलब है? देखो विधि के समान समता का क्या मतलब है कि राज्य के सभी व्यक्ति राज्य की नजर में समान है, राज्य की नजर में समान है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो अंबानी है और वही एक रमेश नाम का ड्राइवर है, दोनों गाड़ी चला रहे थे भाई। अब अगर वो गाड़ी चला रहे थे, मान लो कोई भी बूढ़ा या बडेरा, मान लो बुजुर्ग, हमारा हरियाणा बोला तो बूढ़ा गया, बूढ़े टिकले हो रहे थे, तो अंबानी ने क्या किया? गाड़ी ठोक दी। अब उसने अगर गाड़ी ठोक दी, वही रमेश ने गाड़ी ठोक दी, तो क्या दोनों को समान सजा मिलेगी? अंबानी को कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? अरे वो पैसे वाला है, उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, तो ज्यादा सजा दो। अरे वो पैसे वाला है, तो सरकार में उसकी चलती है, तो उसको सजा ही ना दो। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हम सम्राट किल्विश नहीं है। यहाँ पर किसकी चलेगी? ओनली विधि की। यानी कि ये किसको दिखाता है? विधि के शासन को दिखाता है दोस्तों। किसको दिखाता है? विधि के शासन को। यानी कि हमारे यहाँ पर सर्वोच्च क्या है? विधि है। और विधि कौन सी? जो भारतीय संविधान के जरिए बनेगी। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से निष्कर्षित विधि, जो भारतीय जो जिसका शासन भारत के अंदर चलेगा, वो किसका शासन चलेगा? विधि का चलेगा। और विधि क्या कहती है कि अंबानी को भी सजा समान मिलनी चाहिए और रमेश को भी सजा क्या मिलनी चाहिए? समान मिलनी चाहिए। बताओ व्हाट इज द ब्यूटी? कितनी गहरी बात है ना। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। अंबानी को ऐसे कहते कि तू बड़ा आदमी है तो तेरे 2 वोट होंगे, और सिंपल आदमी का 1 वोट, या फिर जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे, उसका 1 भी वोट नहीं, तो क्या वो समानता के अधिकार को फॉलो करेगा? यानी कि हमने क्या बताया? हमने सिर्फ देखो, मैं एक ही बात को एक्सप्रेस कर रहा हूं, विधि के अनुसार सभी क्या है? विधि के अनुसार सभी समान है। क्या है? इक्वल है। एक ही बात को अब इसका देखो, ये तो इसका पॉजिटिव रूप था। अगर मैं इसी के नेगेटिव रूप को आपको बताना चाहूं, देखो किसी भी बात को एक्सप्रेस करने की 2 तरीके होते हैं। वो वहां पर खड़ा है और वो वहां पर खड़ा नहीं है। देखो ये 2 बात है, एक के अंदर नेगेटिव बात निकल रही है और एक क्या है? पॉजिटिव बात। इसी तरह हम किसी भी बात को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, मेरी नजर से ये मेरे सामने है, आपकी नजर से भी ये आपके सामने है, लेकिन क्या है? ये आपको एक डिजिटलाइजेशन, या फिर वैसे तो आपके सामने नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रत्यक्ष रूप से सामने है। लेकिन ये क्या है? सामने। एक्सप्रेस करने का तरीका ही तो है, वही तो है। किसी भी बात को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। इसका मतलब ये है कि वैसे वही बात, यही बात कि विधि के अनुसार सभी समान है, एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या ये किसी भी बात की पॉजिटिवनेस को दिखाता है या नेगेटिवनेस को दिखाता है? अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है। अगर विधि के अनुसार सभी समान है, तो क्या एक्चुअली में सामाजिक नजरिए में सभी लोग समान है? क्या सभी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन
के कारण किसी व्यक्ति का उपभोग ज्यादा हुआ है, किसी व्यक्ति का विकास कम हुआ है, तो क्या वो दोनों राज्य की नजर में समान है? ये बात सोचने वाली है या नहीं? तो एक्चुअली में ये हमें देखने में क्या लगता है? प्रगतिवादी लगता है। क्या लगता है? प्रगतिवादी। लेकिन एक्चुअली के अंदर ये प्रगतिवादी नहीं है, ये इसके बिना क्या है? अधूरा है। तो अब विधि के समान संरक्षण का क्या मतलब है दोस्तों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं सेकंड बात पे आगे बढ़ता हूं। देखो, विधि के समान संरक्षण, दूसरी लाइन क्या थी? विधि के समान संरक्षण। अब संरक्षण किसको मिलेगा? जो वंचित होगा। और वंचित हमारे समाज में कौन है? जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आरक्षण का मतलब देखो, जो महिलाएं उत्तर वैदिक काल से लेकर अभी तक पीड़ित है, तो क्या महिलाओं को संरक्षण देने के लिए राज्य कोई अन्य कदम नहीं उठाएगा? तो क्या उनको विशेषाधिकार नहीं मिल रहे? अब देखो, पहले में हमने क्या बात की थी कि सभी को समानता का अधिकार, सभी लोग समान है, और यहां पर हम महिलाओं को संरक्षण देकर क्या उनको विशेषाधिकार नहीं दे? तो समानता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम विशेषाधिकार नहीं दे सकते, हमें विशेषाधिकार भी दे सकते हैं। समानता का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वो भेदभाव कैसा होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। वो तार्किक कौन चेक करेगा? इसी के लिए तो हमारे यहाँ पे क्या है? विवाद निवारण तंत्र, डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म, आवर सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखो, संरक्षण किसको मिलेगा? संरक्षण मिलेगा वंचित वर्ग को। अब सबसे पहले संरक्षण ही देगा, तो संरक्षण देगा कौन? तो ये बात याद रखने वाली है। सबसे पहले संरक्षण देगा कौन? यानी किसके द्वारा मिलेगा? राज्य द्वारा। हमने सिस्टम समाप्त कर दिया। कौन देगा? राज्य। क्यों देगा? सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए वह वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किसको देगा? किसको देगा? वंचित वर्गों को। वंचित वर्गों को कैसे देगा? अब ये आप बताओ, कैसे देगा? सामाजिक न्याय द्वारा। अब सामाजिक न्याय के लिए वो अन्य कदम उठा सकता है। जैसे आरक्षण, ठीक, या फिर जैसे कि कोई राज्य विशेष के अंदर किसी भी जाति या किसी भी मतलब प्रजाति या किसी भी मतलब नस्ल, वैसे तो हमारे यहाँ पर नस्लीय या फिर जात मतलब नस्लीय के आधार पर भेदभाव मतलब वो डिवीजन नहीं किया हुआ है, लेकिन जाति के आधार पर डिवीजन किया गया। अगर किसी भी जाति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी नौकरी में कम है तो राज्य अपने या फिर अपने ही लोगों का किसी भी नौकरी के अंदर प्रतिनिधित्व कम है तो अपने लोगों के लिए अलग से प्रावधान कर उनको नौकरी दे सकता है। लेकिन उन सब के अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन तो जैसे हम आरक्षण का मुद्दा करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देगा कैसे? सामाजिक न्याय द्वारा। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि भेदभाव होगा, समानता का मतलब बिल्कुल नहीं है कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन
भेदभाव क्यों होगा? तो विधि के समान संरक्षण के लिए, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। भेदभाव कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या भेदभाव ऐसे ही कर देगा राज्य? क्या उसका कोई आधार नहीं होगा? तो क्या भेदभाव, अब देखो दो चीज हमेशा सोचने वाली है, क्या समानता और भेदभाव एक है? क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? देखो देखने में तो उल्टे लग सकते हैं, जहां पे समानता होगी वहां भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जहां पे समानता होगी वहां भेदभाव होगा। लेकिन वो भेदभाव कौन सा होगा? देखो भेदभाव दो तरीके के होते हैं, एक अतार्किक और एक तार्किक। जैसे कि भारतीय मतलब जितनी भी नौकरियां हैं, प्रशिक्षण करता है, भारतीय नौकरी के अंदर सेना के अंदर वाइन दी जाती है दोस्तों। क्या दी जाती है? वाइन, शराब दी जाती है। अब हमारे यहाँ शिक्षक भी ऐसे कहते हैं कि हम भी मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं तो हमको भी शराब मिलनी चाहिए। क्या वो भेदभाव? देखो उनको समानता मिली तो हम दोनों के बीच में समानता हो, उसमें वो अगर भेदभाव कर रहा है मतलब वहां पर भेदभाव हो रहा है, भी उनको शराब अलग से प्रोवाइड दी जा रही है, हम हमको नहीं दी जा रही, तो क्या यहाँ पर भेदभाव नहीं है? लेकिन क्या यह भेदभाव तार्किक नहीं है दोस्तों? अगर ये ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं हमारे शिक्षक, तो क्या वो भेदभाव तार्किक होगा? भेदभाव दो तरीके के होते हैं, एक होता है तार्किक और एक होता है अतार्किक। तार्किक भेदभाव, अब इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा, हमारा डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म करेगा। अब देखो भेदभाव के आधार क्या होंगे? भौगोलिक आधार हो सकते हैं, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर वित्त आयोग का गठन है, एक संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? आप कमेंट के अंदर छाप दीजिएगा। वित्त आयोग का गठन, तो क्या वित्त आयोग का कार्य क्या है? जितनी भी भारत के अंदर राजस्व प्राप्तियां एकत्रित होती है, इसका मतलब क्या? भारत सरकार के पास जितनी पेमेंट आती है, जितना टैक्स रेवेन्यू आता है, जितना पीएसयू आता है, जितना आरबीआई सरप्लस आता है, क्या अलग अलग राज्यों में उसे बांटना नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने क्या लाया हुआ है? जीएसटी लाया हुआ है। अब जीएसटी में क्या है? कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर टैक्स वसूलती है, तो उसमें राज्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किसको ज्यादा पैसे देने चाहिए? क्या सभी राज्यों को समान पैसे मिलने चाहिए? क्या केरला और छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा या उड़ीसा या फिर राजस्थान या फिर तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट है, क्या सभी को समान पैसे मिलने चाहिए? नहीं। इसका क्या आधार हो सकता है? भौगोलिक आधार हो सकता है। दूसरा व्यवसाय संबंधी अधिकार, शराब वाला, जैसे कि वाइन मिलती है हमारे यहाँ पर सेना हो। दूसरे क्या है? सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन। अगर कोई भी वर्ग जो सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन का शिकार है, इसका मतलब उसका सामाजिक रूप से भी शोषण किया गया है और वो शैक्षिक रूप से भी इतना कुशल नहीं है कि अपना विकास कर सके, तो क्या ऐसे में उसको विशेष तार्किक भेदभाव करके उसको समाज के अंदर आगे नहीं लाया दिया जाना चाहिए? ये था अपना समता का अधिकार, आर्टिकल 14। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बात करता हूं भेदभाव हो गया। अब देखो आर्टिकल 14 के कुआ है, दो चीज होती है दोस्तों, एक होती है सापेक्ष अब्सोल्यूट, एक होती है सापेक्ष रिलेटिव, एक होती है निरपेक्ष अब्सोल्यूट। सापेक्ष का क्या मतलब है और अब्सोल्यूट का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने ऐसे कह दिया कि हमारे संविधान के अंदर 19(1) के अंदर क से लेकर 6 तक हमारे यहाँ पर 6 अधिकार हमें मिले हुए हैं, जिसके अंदर वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो क्या हम राष्ट्र के खिलाफ जाकर बोल सकते हैं? उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो तार्किक प्रतिबंध है। वही तार्किक प्रतिबंध, जैसे कि किसी के ऊपर कोई तार्किक प्रतिबंध लगाना, क्या लगाना? तार्किक प्रतिबंध। अब तार्किक प्रतिबंध का कोई आधार होगा, जैसे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, इसमें सदाचार व लोक व्यवस्था आ गई, या फिर क्या है राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकता, या फिर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ ऐसा बोल दे जिससे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो मानहानि का अधिकार हो गया। ऐसे उसके ऊपर उसका कुछ ना कुछ आधार होगा। निरपेक्ष का मतलब है कि उसका कोई भी, जैसे कि वही बात जो अपनी विधि के समक्ष क्षमता की है वो बिल्कुल निरपेक्ष है। या फिर आर्टिकल भारतीय संविधान के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो निरपेक्ष है, वो आर्टिकल नंबर 17, जिसके अंदर छुआछूत को प्रतिबंध किया गया है। मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या क्या एक्ट लाए गए हैं, संविधिक विधि उसके लिए कौन सी है, क्या SC एंड एक्ट निवारक कानून क्या है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये भी तो निरपेक्ष है, ये भी तो सापेक्ष है, रिलेटिव है।
आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 अगर सापेक्ष है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मतलब उसके कुछ ना कुछ तो अपवाद होंगे जहां पर यह नहीं लगेगा। कहां पर नहीं लगेगा? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 61 361, आर्टिकल नंबर 361, राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष प्रकार का एक विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने कार्यकाल के अंदर रहेंगे तब तक उन्हें दंडिक कार्यवाही यानी क्रिमिनल केस या क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। अगर मतलब मैं किसी को मार दूं और एक राष्ट्रपति मार दे तो हम दोनों के साथ इक्वल व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 361 के तहत। उसके आधिकारिक कार्यों, जैसे आधिकारिक कार्यों का क्या मतलब होता है? जैसे कि अब हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन वहां पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो कुछ कार्य गलत हो जाए जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो तो राष्ट्रपति को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक है, वो न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, वह उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, भारतीय संविधान का ये आर्टिकल 361A प्रेस सदन की किसी भी चाहे कार्यवाही, जैसे कि सदन की जो आम बोलचाल की भाषा है उसको रिकॉर्ड कर जनता के सामने पेश कर सकता है, जो किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद को भड़काने वाली नहीं है। वैसे तो चलो संसद के अंदर ऐसी बात भी नहीं होती। उसकी कार्यवाही को प्रेस के अंदर छाप सकता है, उसको सेंसर कर सकता है, उसको बना सकता है, उसको मतलब समाज के सामने ला सकता है। उसके ऊपर भी यह नहीं होगा, यह समता का अधिकार लागू नहीं होगा। तीसरी अगर मैं बात बताऊं आपको तो आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या कहता है कि संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। यानी कि हमारे सांसदों को कुछ ऐसे अधिकार है कि वो सदन के अंदर किसको मत दें, मतलब जैसे वोटिंग होती है हमारे सदन के अंदर, किसको मत दे, क्या बोल रहे हैं, इन सब के प्रति न्यायालय में उनको दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक और बात, जैसे कि हमारे यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जैसे कि दो चीज समझाओ, एक वीजा और एक पासपोर्ट। वीजा पासपोर्ट क्या होता है? किसी भी गणराज्य में वहां का नागरिक है, ये पासपोर्ट हो जाता है। लेकिन वीजे का क्या मतलब है कि अगर वह किसी भी देश के अंदर स्थायी या अस्थायी रूप से बसना चाहता है तो उसको लिए उसको वीजा बनवाना पड़ेगा। अब वो वीजा देती कौन है? एम्बेसी। हर एक देश की राजधानी में जिस देश के साथ उसके राजनयिक संबंध है वहां पर उसकी एम्बेसी होती है, वहां पर उसका क्या होता है? कॉन्सुलेट होता है, वहां पर उसकी क्या होती है? एम्बेसी होती है। और एम्बेसी के अंदर उस देश का अधिकारी बैठा होता है जो वहां पर वीजा अप्रूवल करता है, और वीजा अप्रूवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं। राजदूत, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त। अब ये किसके द्वारा दंडित होंगे? क्या इनके ऊपर भी आर्टिकल 14 लगेगा? एक चीज गौर करने वाली है, ये किसके जरिए? ये उसी देश के कानून से दंडित होंगे अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो। लेकिन एक चीज और सोचना, देखना, आर्टिकल 14 व्यक्तियों को प्राप्त है या नागरिकों को, या व्यक्ति या नागरिकों दोनों को? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। आर्टिकल 14 समझ में आ गया? इसी के साथ हम कल 15, 16 व 17 व 18 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और इसी के साथ अपने समता के अधिकार को समाप्त करते हुए हम दूसरे विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज समझ में आई हो, बिल्कुल ब्रीफली करवाई है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।